नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में इलेक्शन के नगाड़े बजने लगे हैं। सियासी धुनों ने चुनावी तान छेड़ दी है। नेहा राठौर ने कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए अपने काबा गीत से बीजेपी सरकार को घेरे में ले लिया है। तो मोदी के मन में बसे मध्य प्रदेश के मन में मोदी जैसे गीत लॉन्च होने से साफ हो गया है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति के घेरे में मोदी ही चेहरा होंगे। देखिए खास रिपोर्ट। के मन में मोदी के मन में मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी। एमपी में काबा और कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा। काबा मध्य प्रदेश की सियासत में तेजी से लॉन्च हुए गीतों के बोल चुनावी लाइन तय करते दिख रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के मन में मोदी गाना हर तरफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में काबा गाने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने अब एमपी में काबा गाकर मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। दोनों ही गाने सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। मोदी के मन में मोदी के मन में मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी। मोदी के मन में बसे एमपी के मन में मोदी। जनजाति ही मुख्य धारा में आया, द्वार तक उसके राशन पहुंचाया, सर पे छत और पेट भरा हो। एमपी में काबा लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार बा, लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार। बाकी 1000 की कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा। काबा एमपी में काबा और कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा। काबा एमपी में काबा। वहीं मध्य प्रदेश में काबा गाने को मुख्यमंत्री शिवराज का अपमान बताते हुए बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने नेहा राठौर पर कार्रवाई की बात कही है। प्रदेश की बहनें जवाब देगी उनको। प्रदेश की बहनें बताएगी कि जिस व्यक्ति को वो अपना भाई मानती है उनको वो कंस और तमाम तरह की गलत उपमाएं दे रही, तो उनको जवाब दिया जाएगा और उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इधर नेहा राठौर के गाने पर अपनी राय देते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की करतूतों को साहित्यकार सामने ला रही है। नेहा सिंह राठौर को मरवा देगी बीजेपी? किसी साहित्यकार, किसी कवि, किसी शायर, किसी पत्रकार, किसी लेखक और किसी गीतकार को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी इस मध्य प्रदेश में नहीं है क्या? क्या शिवराज सिंह चौहान की स्तुति गाएं? सरकार में शर्म बची हो तो नेहा सिंह राठौर जी ने जो गीत वीडियो पर वायरल किया है उसका जवाब दें। सच का सामना करना सीखे शिवराज सरकार और भाजपा। महिला मोर्चा क्या करेगी उसमें? दलाली बंद करें, जितने ओरचे मोर्चे हैं सब मैदान में बात करें, उसका जवाब दें। और मैं तो सैल्यूट करना चाहूँगा बहन नेहा राठौर जी को कि उनमें कम से कम महिलाओं के मर्दानगी तो है। कांग्रेस बीजेपी के विरोध में इस तरह के थीम सॉन्ग्स और वीडियोस को अपना हथियार बनाती दिख रही है, तो बीजेपी मोदी को जनता से कनेक्ट करने की प्लानिंग में है। माना जा रहा है कि मोदी मध्य प्रदेश में पार्टी का सबसे मुख्य चेहरा होंगे, तो सत्ता और संगठन के चेहरे को लेकर उठ रहे सवाल अपने आप दब जाएंगे। बहरहाल मध्य प्रदेश में इस समय गानों से सियासी लड़ाई लड़ी जा रही है। टीवी 24 के लिए भोपाल से अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा नेता सचिन वर्मा जी जुड़े हैं। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अलमास सलीम जी इस डिबेट का हिस्सा हैं। अलमास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अगल जी भी इस चर्चा में मौजूद हैं। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल बीजेपी से होगा। सचिन जी, जिस तरह से नेहा राठौर का ये गाना आया, हालांकि ये जो गीतकार इन्हें कहना चाहिए ये बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पहले इनके कई वर्जन हुए, बिहार में हुए और अब मध्य प्रदेश में भी इनका इस तरह का गाना आया। लेकिन कांग्रेस के साथ जाने की बात इनके गाने में कही जा रही है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसे इनके गाने से बल मिला है, लेकिन सत्ता पक्ष को इनके गाने से इतनी ज्यादा आपत्ति क्यों? देखिए, ऐसा है कि नेहा जी तो हमारे लिए अगर माना जाए तो बीजेपी के लिए तो काफी शुभ रही हैं। पहले इन्होंने यूपी के लिए बोला कि यूपी में काबा, तो यूपी की जनता ने उनको जवाब दिया कि यूपी में बाबा।
तो यूपी में बाबा आ गए। तो ये तो एक प्रोफेशनल सिंगर है और पे रोल पे है कांग्रेस के। लॉ एंड ऑर्डर वाली जो सरकार थी, लॉ और ऑर्डर लो, उस सरकार ने इनको, ये पेड सिंगर है, तो पेड सिंगर है और इस तरह की जो है शोसेबाजी और मीडिया में, सोशल मीडिया में छाने के लिए और थोड़ा सा टीआरपी लेने के लिए इस तरह की गाने वगैरह जो है वो पब्लिश करते रहते हैं। जी जी अलमास जी, जिस तरह से सचिन जी कह रहे हैं कि बस टीआरपी लेने के लिए इस तरह के स्टंट्स किए जाते हैं, क्या इससे इत्तेफाक आप रखते हैं या फिर आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो एक प्रदेश सरकार की छवि है उसे इस गाने के माध्यम से गढ़ने की कोशिश की है? मुझे ऐसा लगता है कि जी भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही मुद्दों से भटकाती रहेंगे। जी नेहा जी हमारे समाज की ही एक सदस्य हैं जी और समाज से ही आती है, कोई कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है। वो एक समाज का चेहरा है और उस समाज के चेहरे को उन्होंने समाज के सामने रखा है। जी बीजेपी के जो घोटाले हैं, चाहे वो व्यापम घोटाला हो, चाहे वो पटवारी घोटाला हो, चाहे वो पेशाब कांड हो सीधी का, हर तरफ भाजपा जो भी गलत काम करते हुए आ रही है, नेहा जी ने उसको समाज के सामने रखा है, जिससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को और शिवराज सिंह चौहान जी को तकलीफ हो रही है। जी वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अगल जी का हम रुख करेंगे। राजेंद्र जी, जब जब चुनाव आते हैं तब अलग अलग तरह के जो प्रचार तंत्र हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। मीडिया एक माध्यम होता है, पोस्टर एक माध्यम होता है, लेकिन जो गीत होते हैं ऐसा माना जाता है कि बहुत आसानी से अपने दिल की बात आप किसी गीत के जरिए सामने वाले तक व्यक्त कर सकते हैं, एक छवि गढ़ने की कोशिश की जाती है। इस समय जब चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं और नेहा राठौर का ये गाना जो इतना ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पर, क्या आपको लगता है कि इसका किसी भी तरह का जो फायदा है वो विपक्ष को मिल सकता है और सत्ता पक्ष को किसी तरह की नुकसान जैसी कीमत चुकानी पड़ सकती है? क्या ऐसा मानते हैं राजेंद्र जी? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि नेहा राठौर कौन है, क्या है, इसको कोई जानता ही नहीं था जी। आज की अगर पॉपुलैरिटी देखेंगे अपन जी तो उस पॉपुलैरिटी को देखते हुए मुझे लगता है कि नेहा राठौर को बीजेपी वालों ने ही हिट कर दिया जी, क्योंकि उसको इतनी हवा देने की जरूरत नहीं थी। अगर उन्होंने हवा इतनी दी है उसको, और अगर उसने कोई गाना गाया है, मुझे नहीं पता किसने प्रायोजित करा के गाना गवाया है उससे और ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, क्या हुआ है इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, परंतु आज जो नया, हमेशा इलेक्शन के समय पे इस तरीके की चीजें आती है, जहां तक आपने सवाल किया है, और बहुत छोटी सी बात है जिसके ऊपर सत्ता पक्ष के लोगों ने एफआईआर करा दी। एफआईआर कराने से और हिट हो गया, वो गाना हिट हो गया, एक्टर हिट हो गया, गाने वाला हिट हो गया, लोग यूट्यूब पे खोल के देख रहे हैं कि नेहा राठौर आखिर करके कौन। नेहा राठौर को कोई जानता नहीं था जी। तो छवि बनाना और छवि खराब करना हमेशा उस व्यक्ति को बुरा लगता है जो सत्ता पक्ष में रहता है जी। तो सत्ता पक्ष को क्या बुरा लगा और क्यों उन्होंने ऐसा किया, ये मुझे समझ में नहीं आया जी। सचिन जी, अगर इस बात को ज्यादा हवा नहीं दी जाती तो शायद तवज्जो नहीं मिलती नेहा राठौर के इस गाने को, जिस तरह से राजेंद्र जी कह रहे हैं, लेकिन फिर क्यों सत्ता पक्ष ने इस पर एक्शन ले लिया? देखिए, एक पक्ष है जी कि अगर हम इनको इग्नोर कर देते जी तो शायद नेहा राठौर को कोई जानता नहीं जी, मगर एक पक्ष, दूसरा एक पक्ष भी है जी कि आप 20 साल के एक यशस्वी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ में अनर्गल अगर वार्तालाप कर रहे हैं, उनको अगर वो मामा के रूप में फेमस है तो उनको कंस मामा बोल रहे हैं, या इस तरह के जो अभद्र मानहानिकारक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जी, तो उसके खिलाफ में कार्रवाई करने का एक जो अधिकार है, उस अधिकार का उपयोग किया जा रहा है जी। तो हर बात के दो एस्पेक्ट होते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं तो कल से क्वेश्चन ये उठता कि आप इनमें ये जो बातें उसने बोली है सच है, इसलिए आप रिएक्ट नहीं कर रहे जी। तो इसलिए हम अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो भी आज ये बात आ रही है कि भाई आप रिएक्ट क्यों कर रहे हो जी। तो अब दोनों में, दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ता है, वो सेकंड ऑप्शन हमको बेटर लगा जी, तो हमने सेकंड ऑप्शन ऑप्ट किया जी जी। अलमास जी के इत्तेफाक रखते हैं कि अगर इस पर किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता तो इस बात को ज्यादा तूल नहीं दी जाती। अमित जी, मैं जी दो बातें कहूंगा यहाँ पे जी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अगल जी ने कहा है, उसी में मैं दो लाइन जोड़ना चाहूंगा जी कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है जी। और ये जो कार्रवाई की गई भाजपा की तरफ से,
जी वो इसलिए की गई क्योंकि कहीं ना कहीं आग लगी है भाजपा में, जी क्योंकि कहीं ना कहीं वो घोटाले हुए हैं जी जिसको भाजपा जी इन कार्रवाइयों की से छुपाना चाहती है। जी दूसरी बात मैं ये कहूंगा जी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जी अपने विचार को जी सबके सामने, समाज के सामने बताने का अधिकार हमारा संविधान देता है। जी साहित्यकार हो चाहे गीतकार हो, जी ये सब आर्ट फील्ड से आते हैं, ये सब जी मीडिया फील्ड से आते हैं और ये समाज का चेहरा है। अगर ये समाज का चेहरा है और ये चेहरे अगर समाज में समाज की बातें रखते हैं जी तो भारतीय जनता पार्टी को इससे जी क्यों तकलीफ है? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से सीधा यही है। जी सचिन जी जवाब दें कि भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों है। जी देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस जो है वो ऐसी बातें कर रही है जी कि अगर घोटालों की बात हो तो कांग्रेस के ऊपर तो 4-5 घंटे का एक गाना बन सकता है। आज आप सिर्फ कांग्रेस जो है उसके पास मुद्दे नहीं जी है और मुद्दों को ढूंढने के लिए बस उन्होंने एक ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ है कि भ्रांतियां फैलाना है। जी अब भ्रांति फैला रहे हैं कि ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो जी। गया, पटवारी घोटाला हो गया, ऐसा जी। घोटाला हो गया। ये ना पूरा एक बस लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट करना है कि हम एक हेडलाइंस बनाएं, जी हम एक पेपर में एक खबर बनाएं और उससे लोगों को कंफ्यूज करें। जी जो एक विपक्ष की जो एक मानसिकता है वो बड़ी नीचे दर्जे की है, एक मानसिकता है। आप मुद्दों पे बात कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए। आप बताइए कि कितने लोगों को की भर्ती गलत हुई है। आप बताइए कितने, उस पर वार्ता कीजिए, कितने लोग को गलत भर्ती किया है, उनके साथ में क्या गलत हुआ है, लोगों के जी। सामने आई है। जी कांग्रेस जब घोटाला करती है तो कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, कोर्ट जी। को ऑर्डर करना पड़ता है कि एफआईआर दर्ज करो, जी उस समय कार्रवाई होती है। जी। बीजेपी के सरकारों में कार्रवाई सरकार करवाती है, जी सरकार एफआईआर दर्ज कराती है। ये जी। फर्क जो है जनता अच्छे से समझती है। ठीक है। कांग्रेस के अमित जी, जितने मैं आपके घोटाले हुए हैं, उसमें टीवी के कोर्टों माध्यम ने, से सुप्रीम जी, कोर्ट अलमास जी, ने, हाई जवाब कोर्ट दें। ने इंटरवीन किया। जी अमित जी, मैं आपके टीवी के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से सचिन जी को ये कहना चाहता हूँ जी कि अगर ये जी। सिर्फ मुद्दों से भटकाने की कोशिश है कांग्रेस की, जी। तो 2 दिन पहले जो विधानसभा जी। में घोटालों का मुद्दा उठा था, जो पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाले का मुद्दा उठा था, व्यापम घोटाले का मुद्दा उठा था, जी तो विधानसभा को क्यों स्थगित कर दिया गया? क्यों जवाब नहीं दिए गए सरकार की तरफ से? जब उनसे माननीय कमलनाथ जी ने सवाल पूछे, जब माननीय कांग्रेस नेताओं ने सवाल पूछे, सरकार से विपक्ष ने सवाल पूछे, जी तो विधानसभा को क्यों स्थगित कर दिया गया? पहला। दूसरा, जी अगर कांग्रेस की घोटालों की बात करें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सत्ता में रहता है सवाल उससे किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक जी। पैटर्न बना लिया है, उनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है जी कि सरकार में रह के विपक्ष का रोल निभाओ जी और सरकार का जो काम है वो पूरी तरीके से छोड़ दो। जी ठीक है। सचिन जी, क्या ऐसा करती है भारतीय जनता पार्टी? सरकार में रहते हुए विपक्ष की भी भूमिका खुद सत्ता पक्ष के लोग निभा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जी एक स्वस्थ परंपरा जो है जी कि विधायिका का उपयोग जो है जी सरकार अपने जो काम काज जो होते हैं जी उनका रिव्यू करने के लिए भी करती है। जी विधायिका का उपयोग जो होता है, जो संशय विपक्ष के मन में है उसको दूर करने का भी उपयोग करती है। जी अपना बजट जो है, बजट को लाके और उस पर चर्चा करने का भी कार्य विधायिका करती है। जी लेकिन जो जनता के द्वारा जो समय दिया गया है, जनता के जो एक मेहनत के पैसे से जो सदन की कार्रवाई चलती है, उसका दुरुपयोग कांग्रेस करती है और कांग्रेस हंगामा खड़ा करती है। आप स्वस्थ रूप से चर्चा में कभी पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको जवाब नहीं सुनना है। क्योंकि जवाब अगर आपका सुन लिया आपने, तो आपको ये बताना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा जनता को कि अब आप जो उन पर आरोप लगा रहे हैं वो किस तरह से सही है। तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है। एक्स पार्टी आपको सिर्फ ऑब्जेक्शंस और एलिगेशंस लगाने हैं, ये काम कांग्रेस कर रही है। सिर्फ भ्रांति फैला रही है जनता में कि घोटाले हो रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कोर्टों ने एग्जामिन कर लिया, व्यापम घोटाले को कोर्टों ने एग्जामिन कर लिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला गया। आपने कई नेताओं के नाम ले लिए, बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर ली, पर क्या हुआ? आज की डेट में
आज व्यापम का नाम भी कांग्रेस नहीं लेती है, क्योंकि भ्रांति फैलाना थी। आज कोर्ट में वो जब कोर्ट ने उसको एग्जामिन कर लिया तो उसके बाद में अब उस मुद्दे को छोड़ दिया। अब दूसरा मुद्दा आ गया, पटवारी घोटाला आ गया। क्यों? क्योंकि अब इसका उपयोग करके भ्रांति फैलाना। तो आप मुद्दा आज कांग्रेस के पास में नहीं है। कांग्रेस जो है मुद्दा विहीन पार्टी है, और वो अब जो है उनको ये मालूम है कि ये चुनाव में वो फिर से हाशिए पे आ जाएंगे, तो आखिरी लड़ाई लड़ रही है। ठीक है सचिन जी, क्या ये भी आप मानते हैं कि ये जो गीत अभी वायरल हुआ है ये भी कांग्रेस की साजिश है? क्या ऐसा मान रही भारतीय जनता पार्टी? जी सचिन जी। जी, मैं आपके माध्यम से सचिन जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा जी कि अभी अगर सचिन जी कह रहे हैं कि बिहार जो में भी राजनीति है वो घोटाला नहीं हुआ है, पटवारी घोटाला, जी, तो मेरा प्रश्न ये है कि फिर शिवराज सिंह चौहान जी ने नियुक्तियां क्यों रोक दी? पटवारी परीक्षा के बाद वो नियुक्तियां क्यों रोकी गई? अगर नियुक्तियां रोकी गई हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो घोटाले की आकांक्षा है, कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी संभावना है, इसलिए उसको रोक दिया गया है ताकि वो भाजपा सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार इस घोटाले को छुपा सके और इस पे दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं हुआ है। प्रोबेबिलिटीज दिखा रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज से कुछ बातें स्टेब्लिश नहीं होती हैं। आप एक विपक्ष के रूप में इस तरह की भ्रांतियां, एक नौजवान कुछ लोगों का कहीं चयन हुआ है, और आप जो चयनित लोग जो है वो कम संख्या में है, अचयनित लोग ज्यादा संख्या में है। पार्टिसिपेट जिन लोगों ने एग्जाम्स में किया वो ज्यादा लोग थे, उसमें तो चयन गिनती के लोगों का हुआ जितनी सीट्स थी। अब आप जो लोग फेल हो गए, जो उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद भी सक्सेस नहीं हो पाए, उनके मन में भ्रांतियां फैला रहे हैं कि तुम क्यों नहीं सक्सेस हुए, क्योंकि गांव घोटाला हो गया। तो कांग्रेस जो है एक बड़ी नकारात्मक राजनीति की तरफ जा रही है। आज कांग्रेस को लोग इसीलिए गंभीरता से नहीं लेते हैं क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, चाहे वो नेशनल पॉलिसी हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे इनकी कोई स्टैंड हो, वो लोगों की भावनाओं से मैच नहीं करता है। इसलिए कांग्रेस को लोगों ने हाशिए पे ला दिया है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र अगल जी का भी हम रुख कर लेंगे। राजेंद्र जी, दोनों पक्षों को आपने विस्तार से सुना, दोनों की ही अपनी अपनी मंशा है, और कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं आरोप प्रत्यारोपों की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन अब विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो गीत है या फिर किसी भी तरह के आरोप हैं, क्या वो किसी भी तरह से जनता का माइंड सेट करने में कारगर साबित होंगे मध्य प्रदेश में, या फिर इस बार जो बुनियादी मुद्दे हैं चुनाव में उनके आधार पर जो मतदाता है वो पार्टी का, सरकार का चयन करेंगे? राजेंद्र जी, मैं आपको आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में अगर पूरी विधानसभा का रूप देखा जाए, ये 15वीं विधानसभा थी। विधानसभा ही एक प्लेटफॉर्म होता है विधायकी का, और जब इस तरीके की बातें विधानसभा के पटल पर रखी जाती है, भ्रष्टाचार से संबंधित या मूलभूत आवश्यकताओं के प्रश्न तो विधानसभा में आए ही नहीं। और सबसे मजे की बात, इस विधानसभा की इसको 15वीं विधानसभा कहते हैं, 15वीं विधानसभा की 15वीं बैठक हुई थी अभी, और ये बैठक टोटल पूरी कुल मिलाकर 2 घंटा चली है, जिसको चलना कितना चाहिए था? 5 दिन, 4 दिन, 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। इसी तरीके से हर विधानसभा का सत्र उठाकर देखेंगे आप तो 21 घंटा, 22 घंटा, 20 घंटा, जितने ध्यान आकर्षण, जितनी चीजें आती हैं वो जनता विधायकों के माध्यम से ही लेकर आती है, और विधायकों के माध्यम से ही क्योंकि पता चलता है कि सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है कि यहाँ पर क्या समस्या चल रही, क्या नहीं। सत्ता पक्ष के लोगों को इसको सुनना चाहिए था। इसमें 1.5 साल का शासनकाल कांग्रेस का भी है, 3.5 साल का बीजेपी का भी है। अगर अभी 6 महीना बाकी है उसके अंदर, परंतु ये अंतिम सत्र था। इस विधानसभा के माध्यम से जो चीजें लाई गई हैं उनको सुना नहीं गया है, जो स्थगन बताए गए हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि विधेयक जो है बगैर चर्चा किए हुए पास हो गया, कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं। इसके लिए बकायदा एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी उसके अनुशासन समिति में काम दिया जाता है, उससे बात की जाती है, और बात करने के बाद में ये तय किया जाता है। ये मुद्दे तो सारे के सारे लोग इसको याद रखेंगे, इन मुद्दों को हमेशा भटकाया नहीं जा सकता है, परंतु मूलभूत आवश्यकताओं की तो किसी ने बात ही नहीं की है, जिसमें पहले कहा जाता था सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, एजुकेशन। क्या ये व्यवस्थाएं सब सरकारों में ठीक हो गई हैं क्या? ऐसा लगता है मुझे। अगर सरकारों में ये सब व्यवस्थाएं ठीक हो गई तो इसीलिए तो
सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। और इस बार कुछ देखने को मिलता है ज्यादा कि भ्रष्टाचार की बातें ज्यादा हो रही हैं जो पिछले 15 सालों में नहीं हुई, जो पिछला 13 साल में नहीं हुई, ये 18 साल करीब हो जाएंगे सरकार में, 20 साल ही हो जाएंगे मान के चलिए। परंतु इस बीजेपी की गवर्नमेंट को लगभग 18 साल, 18.5 साल में इतने मुद्दे कभी नहीं उठे हैं जो मुद्दे इस चुनाव में उठाए गए। पिछले बार का चुनाव भी आप देखेंगे तो पिछले बार के चुनाव में किस तरीके की बातें नहीं हुई, परंतु विधानसभाओं के सत्रों में इन सब चीजों की चर्चाएं होना चाहिए। स्वस्थ परंपरा तो यही कहती है और उन्हीं के माध्यम से विधायकों की आवाज और विधायकों की सरकार जवाब देती है। अपना सरकार जवाब देती है, अखबारों में छपता है, टीवी चैनलों पे छपता है, सारी जनता जानती है उस बात को कि हाँ ये सही है या गलत है। सरकार कहीं न कहीं ऐसा लगता है ये सब कामों से बचने के लिए हंगामा करा के विधानसभा खत्म करना चाहती है और यही हुआ पिछले पांच वर्षों में। अगर 15वीं विधानसभा का हाल देखेंगे तो 15वीं विधानसभा के पूरे सत्र उठा के देखिए आप, हर सत्र की बैठक की एक अनुशंसा रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में देखिए कितने घंटे निर्धारित थे, कितने घंटे बैठक हुई, कितने विधायक थे, कितने पास हुए, कितना बजट था। तो ये चर्चाएं क्यों नहीं कराई गई? जो हुआ है ध्यान आकर्षण सूचना है या जिन्होंने प्रश्नकाल लगाया था उनके प्रश्न तो सब धराशायी हो गए। तो क्या सिर्फ वो इसीलिए आए थे विधायक चुनकर कि यहाँ पर अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाए? जी बिल्कुल। सचिन जी, एक बहुत वाजिब बिंदु उठाया राजेंद्र अगल जी ने। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी थी कि सदन का जो संचालन है वो बेहतर तरीके से हो। विपक्ष तो पहले से ही रणनीति बना के बैठा था कि किसी भी तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करना है और वैसा हुआ भी। सत्रावसान समय सीमा से पहले हो गया। किसकी जिम्मेदारी, किसकी जवाबदारी आप मानते हैं कि जो जनहित के मुद्दे थे वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो गए और ये विधानसभा का भी जो सत्र था वो पूरा नहीं हो पाया? सचिन जी। हर जो सरकार होती है जी चाहती है कि जी सदन की कार्रवाई जो है सही रूप से चले। जी किंतु अगर विपक्ष जो है वो कुछ मुद्दों को लेकर और सिर्फ एक मीडिया की रिपोर्ट बनाना चाहता है या एक हंगामा खड़ा करके और एक सुर्खियों में आना चाहता है तो फिर स्वस्थ रूप से चर्चाएं नहीं हो पाए। दोनों पक्षों को बैठ के और सदन की कार्रवाई चलाने के लिए एकमत होना पड़ेगा, तभी कार्रवाई चल पाएगी। अब सत्ता पक्ष से क्वेश्चन करने का और उसका आंसर प्रॉपर वे में प्राप्त करने का एक जो राइट विपक्ष के पास में है, उसको अगर वो अपने उस राइट को अगर वो तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति पैदा होगी। भाई आप अगर क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे तो सत्ता पक्ष को क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, मगर अगर आप सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, ये हो गया वो हो गया, आप इकट्ठे हो जाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, तो ऐसे में कोई भी कार्रवाई ठीक से नहीं चल सकती। और चर्चा जो स्वस्थ चर्चा है जैसा अगल साहब बोल रहे हैं वैसा नहीं हो पाएगा। उसका खेद है, क्योंकि दोनों पक्षों की जिम्मेदारी। अलमास जी, क्या कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की सदन में? देखिए यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा में जी। कांग्रेस पार्टी जब भी मूल रूप से कोई प्रश्न पूछती है, चाहे वो सदन के अंदर हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो, भारतीय जनता पार्टी उसे कोई ना कोई तरीके से अवॉइड करने की कोशिश करती है, इग्नोर करने की कोशिश करती है, क्योंकि वह जनता को लाभ नहीं पहुंचाना चाहती, बस वह चुनाव के समय में अपना फायदा करना चाहती है। इसलिए उन्होंने इस विधानसभा को नहीं चलने दिया। जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं राजेंद्र अगल जी, उन्होंने कहा कि विधानसभा को करीब 4-5 दिन चलना था, लेकिन वो मूल रूप से 24 घंटे भी नहीं चल पाई। तो इससे क्या संकेत मिलते हैं? इससे सीधा सीधा यही संकेत मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाना चाहती है और जो मूल मुद्दे हैं, जो जनता के लाभ के मुद्दे हैं, जो उनको फायदा पहुंचाने के मुद्दे हैं, उन पे ध्यान ना देकर सिर्फ अपने आप को चुनावी फायदा पहुंचाना चाहती है और घोटालों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। चलिए, तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए थम नहीं रही है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि ये जो तमाम तरह के हथकंडे हैं, अब चाहे हम
किसी भी प्रचार तंत्र की बात करें, अब जो गाना लगातार सुर्खियों में बना हुआ ट्रेंड कर रहा है, क्या इससे या फिर और भी तरीकों से जनता का जो मन है वो बदल पाता है, या फिर जो बुनियादी मुद्दे हैं इस चुनाव में वही हावी रहते हैं? बहरहाल अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।